जी नमस्कार, स्वागत है वेदाना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम प्राचीन भारत के इतिहास को पूरी तरह से श्रृंखलाबद्ध करके हमने अपने एक प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो को अपलोड कर दिया है। अब उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास के बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास की तरफ हम क्रम को बढ़ाते हैं। अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास को अब तक नहीं देखे हैं तो इस YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए जाएंगे प्लेलिस्ट का, और वहां से आप देख सकते हैं। आज से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को समझने का प्रयास प्राचीन भारत के इतिहास में मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से टॉपिक से हमें प्रतियोगी परीक्षा का एक क्वेश्चंस को फेस करना होता है उसको समझेंगे। तो इसके पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतिम के क्रम में अरबों का आक्रमण होता है भारत पर। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के समय में होता है, करीब करीब 700 ईस्वी के आसपास। और यहाँ देखेंगे कि अरब का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम जो दाहिर के नेतृत्व में हुआ था, और उसको हम लोग पढ़ेंगे अरबों के आक्रमण के क्रम में। और उसके बाद वह पूरी तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। इसके बाद जो है दूसरा आक्रमण मुस्लिम आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, और इसने भी साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। इसके बाद मोहम्मद गोरी का जो है आक्रमण होता है, और यह सभी अरब के ही आक्रमण मुस्लिम आक्रमण के रूप में आते हैं। महमूद गोरी ने यहाँ पर अपने गुलाम को रखा, और उस गुलाम की वजह से इधर सल्तनत काल का प्रारंभ होता है, जिसमें गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश आते हैं। जब तक इधर अरबों का आक्रमण होता है, उस समय भारत में कई ऐसे छोटे छोटे जगहों पर राजपूतों का शासन होता है, राजपूत वंश रहते हैं। जैसे हम देखेंगे परमार वंश, इधर चौहान वंश जो विशेष रूप से राजस्थान के क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इधर आपके राजपूत का शासन रहता है, जब तक इधर जो अरबों का आक्रमण होता है उस क्रम में। यह जो होता है कालक्रम करीब 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में यह राजपूत वंश छोटे छोटे राज्यों पर अपना शासन करते हैं, जिसमें प्रतिहार वंश दक्षिण क्षेत्रों में देखेंगे तो इधर सोलंकी वंश और चंदेल इत्यादि राजपूत शासन को हम लोग समझेंगे राजपूत वंश में। ठीक इसी समय आप देखेंगे अरब के आक्रमण के बाद मोहम्मद गोरी के बाद जो ना उसका एक गुलाम यानी उसका एक दास जो होता है, जिसने गुलाम वंश की नींव रखता है गुलाम वंश की नींव। उसके बाद गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, इधर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। पहले हम एक पाठ्यक्रम को अपने नोटबुक में कहीं सजा कर लिख देंगे, जिससे आपको पता चले कि हमें मध्यकालीन भारत में किस विषय को, किस सिलेबस को, किस टॉपिक को हमें विशेष रूप से पढ़ना है। इसी में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार होता है। लगभग यह 1300 ईस्वी से लेकर और 1500 ईस्वी के बीच में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य यह दो कूट बढ़ते हैं, उसे भी हमें पढ़ना है। और यही इसी में पूरे मध्यकालीन भारत में करीब 700 ईस्वी से लेकर और आप देखेंगे कि 1800 या 1800 से 1900 ईस्वी के बीच में यह आपके भक्ति एवं सूफी आंदोलन होते हैं। भक्ति आंदोलन जो हिंदू धर्म में हुए कुरीतियों को सुधार कराने के लिए जिस आंदोलन का शुरुआत किया गया वह था भक्ति आंदोलन। इस भक्ति आंदोलन में हम लोग कई ऐसे संत को पढ़ेंगे जिन्होंने भक्ति यानी जैसे गायन करके या फिर घूम घूम कर कविता की शैली के माध्यम से हिंदू कुरीतियों को रिफॉर्म यानी उसको सुधार कराने का प्रयास किए, वो भक्ति आंदोलन है। इसी तरीके से मुस्लिम धर्मों में जितने आप देखिएगा कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को किसी कबीर के द्वारा या किसी ऐसे फकीर के द्वारा जो है गायन की मदद से प्रचार प्रसार करके उन्हें रिफॉर्म सुधार कराने के आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा गया। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, उन सभी फकीर और संतों के बारे में जिसे
भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के अंतर्गत समझेंगे। ठीक इसके बाद देखेंगे कि जब लोधी वंश का जो है समाप्तिकरण होता है इधर दिल्ली शासन में, तो लोधी वंश के बाद आता है मुगल वंश। मुगल वंश में बाबर पढ़ेंगे। बाबर के बाद हमें हुमायूं को जानना है, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। हुमायूं को शेर शाह ने परास्त करके सूर वंश की नींव रखता है, जो विशेष रूप से बिहार से संबंधित है। बिहार का शेर शाह सूरी, जो लोहानी वंश के अंतर्गत वहां पर शेर शाह का जन्म और लालन पालन होता है, और इसने जो है मुगल को परास्त किया हुमायूं को, और सूर वंश की नींव रखी। काफी दिनों तक इसका शासन चलता है, लेकिन पुनः हुमायूं वापस से शेर शाह पर आक्रमण करके और शेर शाह को परास्त कर देता है, और फिर इधर मुगल वंश की सत्ता को फिर कायम बनाए रखता है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। विशेष रूप से यदि हम बीपीएससी और बीएसएससी की बात करें या बिहार संबंधित कोई भी आप एग्जाम देते हैं, तो उससे इस सूर वंश से संबंधित निश्चित ही प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो इसे भी हम लोग समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर आता है, और अकबर की शासन व्यवस्था, यहाँ से भी क्वेश्चन निश्चित आते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे टॉपिक को हमें समझना है। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है, और पतन की तरफ मुगल वंश यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास पतन की तरफ अग्रसर हो जाता है। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है, जिसमें अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं, यूनान डच आते हैं, डेनिश आते हैं। ये सभी जो है आप देखेंगे कि आधुनिक भारत के क्रम में आना शुरू हो जाते हैं, और उत्तर मुगल काल का जो है मुगल काल का पतन हो जाता है। और इन सभी सिलेबसों को हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ना है। तो आज कुछ विशेष नहीं रहेगा। आप सबसे पहले एक काम करेंगे, नोट्स उठाएंगे और पहले मध्यकालीन भारत के सिलेबस को नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद एक एक करके हमारे वीडियो अपलोड होते जाएंगे। उस वीडियो को आप देखें, उससे संबंधित नोट्स अवश्य बनाएं, और उससे संबंधित अगर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाता है तो उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करना ना भूलें, जिससे आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा यह चैनल पसंद आता है तो प्रत्येक वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपकी तैयारी के साथ साथ अन्य दोस्तों की भी तैयारी हो सके। हम विशेष रूप से स्पेशली हम पीसीएस वगैरह और एसएससी लेवल का जो है एग्जाम होते हैं, उससे संबंधित प्रिपरेशन कराने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट।